Guys, welcome to this session and it's a level 2 session. Everybody knows कि level 2 सेशन में हम लोग क्या करते हैं. इससे पहले कि मैं ये सेशन शुरू करूँ, कल मैंने आपको एक IBPS क्लर्क के PET के इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व करके डिस्कस करके अपलोड किया है. आई हैव अपलोडेड दैट सेक्शन. सो आई होप ऑल ऑफ़ यू हैव वॉच्ड दैट सेक्शन एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड माई लेवल 2 स्टूडेंट्स कि आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF डाउनलोड कीजिए, फिर उसको अटेम्प्ट कीजिए और फिर देखिए. आप लोगों ने जिन लोगों ने उसको नहीं देखा पूरा डिस्कशन, उसको जाकर देखिए और ये ज़रूर बताइए कि क्वेश्चन कैसा था, आपने कितना बनाया. अगर पब्लिकली बताने में थोड़ा हिचक है तो आप व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं कि आपने कितना अटेम्प्ट किया. ऑलराइट, सो लेट मी गो अहेड एंड लेट मी स्टार्ट दिस सेशन. जो सबसे पहला है यहाँ पे हेडलाइन, द फर्स्ट हेडलाइन इज़ द प्रूफ ऑफ पुलवामा. पुलवामा टेरर अटैक आपको याद है, ठीक है ना, पिछले साल. तो पुलवामा का सबूत. पाकिस्तान इम्प्रिंट इज़ क्लियर. पाकिस्तान का क्या क्लियर है? इम्प्रिंट मतलब पाकिस्तान की छाप इस अटैक पे पूरी तरह से क्लियर है. पाकिस्तान का हाथ इसमें है, ये पूरी तरह से क्लियर है. इंडिया मस्ट रिमेन अलर्ट. इंडिया को अलर्ट रहना चाहिए. सो टुडे वी विल गो अहेड एंड वी विल डिस्कस दिस आर्टिकल. वी विल रीड द एंटायर आर्टिकल और इस आर्टिकल को पढ़ने से ये पता चलेगा कि व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ पाकिस्तान. सिनिस्टर मोटिव्स. कैसे? सिनिस्टर मोटिव्स, ठीक है ना, सिन से बना ये वर्ड. तो ऐसे मोटिव्स हैं इसके जो कि हम तो कभी कामयाब नहीं होने देंगे, लेकिन इसको हम आकर पढ़ेंगे. देखते हैं क्या लिखा है इसमें. बाइडेन विल स्टे द कोर्स विद इंडिया. लुक एट दिस फ्रेज. ये लाइन कैसे लिखा गया है? लिखा गया है कि इंडिया के साथ जो राह चल रहा है, अमेरिका जो राह चल रहा है, इंडिया के साथ जिस कोर्स पर है, जिस रास्ते पर है, बाइडेन उसी रास्ते पर रहेंगे. बाइडेन विल स्टे ऑन दैट कोर्स को कैसे लिखा है? द कोर्स विथ इंडिया. तो आप इन चीज़ों को देखते चलो. सबसे पहले आपने क्या किया? लेवल 1 फर्स्ट स्टेप में क्या किया? अपने कोर्स को देखा. फिर आप ज्योग्राफी पढ़ते समय आपको पता चला कि रिवर्स का कोर्स कभी भी बात नहीं लिखते हैं हम लोग, और अब आपको ऐसे कोर्स लाइंस में दिख रहा है, ठीक है ना. तो लेट अस सी कि ये जो राइटर है ये क्या कहते हैं. ही विल डीपन द पार्टनरशिप. वह पार्टनरशिप जो इंडिया और US का पार्टनरशिप है उसको क्या करेंगे? और मजबूत करेंगे और गहरा करेंगे. डोमेस्टिक इंडियन इश्यूज आर अनलाइकली टू डीरेल बायलैटरल टाइज. इंडिया के जो अपने इश्यूज हैं, डोमेस्टिक इश्यूज, जैसे कश्मीर का इशू हो गया या कोई भी इशू हो गया, ये कम संभावना है कि ये बायलैटरल टाइज को, दोनों देशों के बीच में जो संबंध है, बायलैटरल टाइज है, उसको डिरेल करेगा. ऑलराइट, मतलब उसको पटरी से उतारेगा. तो दूसरा जो न्यूज़ है ये देखते हैं. गाइज, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द न्यूज़, एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बना है. इसमें क्या करेंगे कि सारे लोगों को, इंडिया के सारे सिटीज़न को एक हेल्थ कार्ड मिलेगा जिसमें उनकी डिजीज़ हैं या जो भी चीज़ है उसका डेटा होगा. तो NDHM के बारे में आज ये न्यूज़ आया है. NDHM विल रेडिकली ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर. हेल्थ केयर देखो, मैंने लेवल 1 के भी वीडियो में बताया है. हेल्थ केयर मतलब हेल्थ सर्विसेज में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़. तो NDHM जो है वो कैसे कन्वर्ट करेगा इसको? रेडिकली, बहुत बड़े रूप में, ठीक है ना. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकली. द क्रिएशन ऑफ डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड विल हेल्प पेशेंट्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर प्राइवेसी. कहता है कि ये जो क्रिएशन है किस चीज़ का? डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड का, ये पेशेंट्स को हेल्प करेगा बिना उनके प्राइवेसी को बिन कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए. तो कॉम्प्रोमाइज़ जब किसी चीज़ को करते हैं तो क्या करते हैं? एट रिस्क कर देते हैं उस चीज़ को. तो यहाँ पे क्या कह रहा है? बिना उनके प्राइवेसी को रिस्क किए हुए. तो देखो कि यहाँ क्या लगा है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन. लुक एट दिस प्रिपोजिशन जो कॉम्प्रोमाइज़ के साथ लग रहा है. और ये राइटर कौन है? अमिताभ कांत. थोड़ा जितेंद्र की तरह लग रहे हैं क्या? तो मैं ऐसे ही लोगों को याद रखता था, उनके चेहरे को किसी से मिलाकर, कुछ उनके चेहरे के बारे में, कुछ भी इस तरीके की चीज़. ये ज़रूरी नहीं कि हर चेहरे के साथ आप ऐसा ही करें. अमिताभ कांत इज CEO नीति आयोग. और नीति क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नेशनल इंस्टीट्यूट किस चीज़ के लिए? इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इंडिया को बदलने के लिए. ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू दिस सेकंड हेडलाइन. कैन NEP बी इंडियन एजुकेशंस 1991 मोमेंट. ठीक है ना. क्या NEP, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, ये इंडिया के एजुकेशन का 1991 मोमेंट होगा? अब ये 1991 मोमेंट क्या है?
ऐसा चीज़ अगर आपको इंग्लिश के एग्ज़ाम में आ जाए, इसका मतलब कि आपको थोड़ा करंट अफेयर्स से भी जानकारी होना चाहिए, थोड़ा जनरल अवेयरनेस से भी जानकारी होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि 1991 के पहले इंडिया का इकॉनमी कैसा था। इंडिया के इकॉनमी पे सरकार का बहुत कंट्रोल था, और 1991 में क्या आया, नरसिम्हा राव की सरकार, और मनमोहन सिंह बने फिनांस मिनिस्टर। और एल से लिक्विड लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, और जी से ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यहाँ पे नहीं है, तो एलपीजी लिबरलाइजेशन, मार्केट को लिबरल किया गया, इकॉनमी को लिबरल किया गया, जिनका मन है वो बिजनेस कर सकते हैं। प्राइवेटाइज किया गया, प्राइवेट सेक्टर को बुलाया गया कि आप भी आइए बिजनेस कीजिए। और ग्लोबलाइज किया गया, दुनिया की इंडस्ट्रीज़ को अलाउ किया गया यहाँ आकर बिजनेस करने के लिए। और उसके बाद इंडिया का इकॉनमी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। आपको अभी लगता होगा कि इंडिया की इकॉनमी प्रोग्रेस नहीं कर रही है, बट इफ़ यू लुक एट the poverty and everything before 1990 and if you look at the situation after this, तो इंडिया ने बहुत लीप्स एंड बाउंड्स प्रोग्रेस किया है। कैसा? लीप्स एंड बाउंड्स, उम्मीद से बढ़कर बहुत ही तगड़ा प्रोग्रेस। तो क्या एनईपी जो है एजुकेशन के लिए 1991 मूवमेंट होगा? क्या अब इसके बाद इंडिया का एजुकेशन जो है लीप्स एंड बाउंड्स प्रोग्रेस करेगा जैसे इकॉनमी किया था 1991 के बाद? तो एजुकेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडस्ट्री। यहाँ पे राइटर ये बोल भी रहा है कि एजुकेशन जो है वो इंडस्ट्री से डिफरेंट है, बट हायर फंडिंग, लेकिन ज़्यादा फंडिंग किस चीज़ के लिए? फॉर रिसर्च एंड बेटर यूनिवर्सिटी गवर्नेंस कैन हेल्प। और यूनिवर्सिटीज़ को अच्छे से गवर्न किया जाए तो ये हेल्प कर सकता है। अपना प्यारा मगध यूनिवर्सिटी एक ही बार में बीए और एमए दोनों की डिग्री दे देता है, और किसी किसी केस में पीएचडी भी करवा देता है। सो गाइज, बी वेरी केयरफुल अबाउट योर करियर। इन प्रेज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, ये जो आर्टिकल है ये किस चीज़ के लिए निकला है? गवर्नमेंट आर्टिकल स्कूल टीचर्स को अप्रिशिएट करने के लिए, उनके प्रेज में। इन टाइम ऑफ ग्रेट डिसरप्शन, देखो क्या लिखा है, इस ग्रेट डिसरप्शन, इसको इंग्लिश में अपहीवल भी लिख सकते हैं, अपहीवल, ठीक है ना। और डिसरप्शन का मतलब आपको पता है, उथल पुथल। तो आप देखिए कैसे उथल पुथल हो गया सारा चीज़। इन द टाइम ऑफ ग्रेट डिसरप्शन दे हैव इनोवेटेड। और इनोवेटेड का मैंने आपको मतलब बताया, हिंदी बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब नए टेक्निक्स, नए आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ ले आए हैं वो, तो इसी को हम लोग इनोवेशन कहते हैं। ऑलराइट, अब ज़रा दोनों फ़ोटो के नीचे देख लेते हैं। ये देखो जो बाइडेन का फ़ोटो, ओके। बाइडेन वांट्स ग्रेटर टू वे ट्रेड। दोनों तरफ से जो ट्रेड है, ये जो टू वे ट्रेड है इंडिया और यूएस के बीच में, बाइडेन इसको ज़्यादा चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? कोऑपरेशन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट क्राइसिस। हेल्थ और क्लाइमेट के मुद्दे पर क्राइसिस, ये जो क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, इसके ऊपर कोऑपरेशन चाहते हैं। एंड बेटर इमाइग्रेशन पॉलिसीज़, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने की पॉलिसी वो बेटर माइग्रेट करवाना चाहते हैं। तो इंडियंस को वीज़ा वगैरह ये सारी चीज़ें माइग्रेशन पॉलिसी के अंदर में ही आती है। अभी यहाँ देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, एजुकेशन के बारे में क्या कह रहा है। गुड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ आर हार्ड टू स्केल अप। मतलब उनको बढ़ाना, गुड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ाना थोड़ा हार्ड होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमन कैपिटल इंटेंसिव नेचर, कि ह्यूमन कैपिटल उनमें बहुत लगता है। रिसर्च करने के लिए आप पैसे भले ही लगा दीजिए, लेकिन अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है, सही दिमाग नहीं है, सही लोग नहीं है, तो वो फेल हो जाएगा। इसीलिए इसको थोड़ा बढ़ाना मुश्किल होता है। पैसे की अगर तंगी है तब तो आप पैसे कहीं से लाकर बढ़ा दोगे, बट इफ़ यू नीड फाइन ब्रेन्स, तो साउंड ब्रेन्स, तो वो कहाँ से आएगा? रेगुलेटर, अब ये देखो, अभी हम लोग इकोनॉमिक्स बिजनेस के पेज पे आ गए। रेगुलेटर में टाइटन रूल्स फॉर इंश्योरेंस फर्म्स। इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए जो उनके रेगुलेटर हैं, जो उनको कंट्रोल करते हैं, वो रूल्स को टाइटन कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था, जैसे आप देखो, हम वो कौन सा, हाँ, सेबी, ये भी एक रेगुलेटर है। किस चीज़ को रेगुलेट करता है? शेयर बाज़ार को, ओके। फिर मैंने आपको बताया था TRAI, आज इसका न्यूज़ भी आया है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किस चीज़ को? जितना जो टेलीकम्युनिकेशन हो रहा है आपका, रिलायंस जियो हो गया और इस तरह की जितनी भी कंपनीज है टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड हर चीज़ को। अब यहाँ पे इंश्योरेंस फर्म्स के रेगुलेटर की बात हो रही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जीए का। चलो दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि कौन इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। तो देखो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA, आप इसके बारे में थोड़ा सा नेट पे खोज लीजिए।
कहाँ है इसका हेड ऑफिस, कौन है इसका चेयरमैन अभी? तो अभी देखो क्या कह रहा है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एग्जामिनिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नॉर्म्स। कैपिटल का कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए एक इंश्योरेंस कंपनी खोलने के लिए, उस नॉर्म्स को ये क्या कर रही है, एग्जामिन कर रही है। और क्या एक और चीज़ एग्जामिन कर रही है, एक्सपोजर पैरामीटर्स ऑफ प्रोमोटर्स। तो ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस मूव टू द सेकंड हेडलाइन, टाटा मोटर्स प्लान टू कट डेब्ट इन 3 ईयर्स। 3 साल में ये अपना डेब्ट को कट करने का प्लान कर रहे हैं। TRAI आस्क वोडा आइडिया टू एक्सप्लेन टैरिफ प्लान। इनका कोई टैरिफ प्लान होगा उल्टा सीधा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको क्या बोला है कि आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। ऑलराइट, अब ज़रा देख लो यहाँ पे अमेज़ॉन से रिलेटेड एक न्यूज़ है। ऑनलाइन सेलर्स अक्यूज़ अमेज़ॉन। ऑनलाइन सेलर्स जो हैं अमेज़ॉन पे आरोप लगा रहे हैं किस चीज़ का, ऑफ वेंडर बायर्स। ये जो अमेज़ॉन पे बहुत सारे लोग अपने सामान बेचते हैं उन्हीं का नाम, उन्हीं को कह रहे हैं हम लोग वेंडर। गैस वेंडर होता है, और बायर्स पूर्वाग्रह, ठीक है ना। अगर मैं पहले से ही आपके खिलाफ कोई मन में धारणा बना चुका हूँ, गलत या सही, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायस। तो वो बोल रहे हैं कि कुछ वेंडर्स को ये ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कुछ को कम सपोर्ट करते हैं, यही बायस है, ठीक है ना। और ये देखो, सुप्रीम कोर्ट टेल्स SBI कैपिटल टू स्टार्ट फंडिंग 6 आम्रपाली प्रोजेक्ट्स। अब आम्रपाली ग्रुप एक बिल्डर है नोएडा में, इनकी काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही थी और इन्होंने जनता से बहुत सारे पैसे लेकर बहुत सारा हेरा फेरी कर दिया। तो शायद ये जेल में भी हैं अभी इनके डायरेक्टर्स। और महेंद्र सिंह धोनी को भी इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया था। और देखो ये छोड़ दो आप, नीचे मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ। मार्केट बूस्ट किसके लिए, अलीबाबा शेयर्स राइज, मतलब अलीबाबा के शेयर्स का वैल्यू बढ़ गया। अभी हमने देखा था कि टेस्ला के शेयर्स का वैल्यू बढ़ रहा था। ऑलराइट, आफ्टर एंट ग्रुप फाइल्स फॉर डुअल लिस्टिंग। जब एंट ग्रुप ने फाइलिंग किया डुअल लिस्टिंग के लिए। अब डुअल लिस्टिंग क्या है ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। एंट फाइनेंशियल एक कंपनी है जिसका लोगो ऐसा एक चींटी है, बस यही जानना है। Now let us move back to that editorial article about Pulwama, the proof of Pulwama, and let us see exactly what the writer is trying to convey. All right. Now, on Tuesday, the National Investigation Agency (NIA) filed a charge sheet in the Pulwama terror attack case. It has formally named 19 people, including Pakistan-based Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar. ठीक है ना। इसने औपचारिक रूप से, मतलब सरकारी रूप से नाम दिया है किसका, 19 पीपल का, जिसमें शामिल कौन है, पाकिस्तान में बेस्ड जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर। किस चीज़ के लिए नाम किया है, फॉर प्लानिंग एंड कैरिंग आउट द अटैक। देखो अटैक को क्या किया है, कैरी आउट, CARRY, कैरी आउट। जब किसी भी चीज़ को आप सफलतापूर्वक अंजाम देते हो तो आप उसको क्या करते हो, कैरी आउट करते हो, ठीक है। तो फॉर प्लानिंग एंड कैरिंग आउट द अटैक ऑन द CRPF कॉन्वॉय किलिंग 40 सिक्योरिटी पर्सनल। देखो पर्सनल्स नहीं लगाया है, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है ना। तो मसूद अजहर को तो इन्होंने नाम किया ही है। उसके साथ देखो, अजहर्स नेफ्यू, अजहर का भतीजा मोहम्मद उमर फारूक was sent to कश्मीर टू एग्जीक्यूट द बॉम्बिंग। वो कश्मीर भेजा गया किस चीज़ के लिए, ये जो बॉम्बिंग हुआ इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब उसको अंजाम देने के लिए, करने के लिए। मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूट का मतलब किसी काम को करना, बॉम्बिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड was in touch with the जैश लीडरशिप बैक इन पाकिस्तान। और वह जैश लीडरशिप जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनसे टच में भी था, मतलब उनसे बात भी कर रहा था। ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर द अटैक, अटैक के दौरान, अटैक से पहले और आफ्टर अटैक के बाद। अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट के अनुसार ऐसे आरोप लगाए हैं। वन ऑफ अजहर्स ब्रदर, मसूद अजहर का एक भाई, भतीजे के बारे में देख लिए। वन ऑफ अजहर्स ब्रदर ऑल्सो टोल्ड फारूक, ये जो उसका भतीजा आया था फारूक, हु वाज किल्ड इन एन एनकाउंटर। फारूक जो कि मारा गया एक एनकाउंटर में सब्सिक्वेंटली, मतलब उसके बाद, ठीक है ना। ये फारूक के बारे में इतनी चीज़ें लिखी गई हैं, देख लो कैसे लिखा गया, हु वाज किल्ड इन एन एनकाउंटर सब्सिक्वेंटली। तो आप ये मत समझिएगा कि अजहर का ब्रदर मारा गया एनकाउंटर में, फारूक मारा गया क्योंकि फारूक के साथ हु लगा हुआ है। दैट
द ISI का फुल फॉर्म क्या है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस वांटेड जैस ऑपरेटिव्स टू फाइंड आउट अबाउट इंडियन एयरफोर्स बेसेस। जैस ऑपरेटिव्स मतलब जैस के एक्टिविस्ट, ऐसे लोग, एक्टिविस्ट तो नहीं बोलेंगे, एक्टिविस्ट तो थोड़ा पॉजिटिव वर्ड भी हो जाता है, जैस के ऐसे लोग जो उनके ऑपरेशंस को कैरी आउट करते हैं उसी को जैस ऑपरेटिव्स बोला गया है, जैस के आदमी, ठीक है ना। तो वो ISI क्या चाहता था कि जैस के जो ये लोग हैं, ऑपरेटिव्स हैं, ये इंडियन एयरफोर्स बेसेस के बारे में पता लगाएं। जैस वाज आल्सो प्लानिंग अ सेकंड टेरर अटैक आफ्टर पुलवामा। पुलवामा के बाद जैश ए मोहम्मद एक सेकंड टेरर अटैक भी प्लान कर रहा था, बट हैड टू अबॉर्ट इट, मतलब हैड टू कैंसिल इट। जब किसी भी चीज़ को आप अबॉर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। ड्यू टू इंटरनेशनल प्रेशर ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पे इतना इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया कि जैश ए मोहम्मद को वो अटैक कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। पुलवामा वॉज अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर जियो पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया। कैसा मोमेंट था? डिफाइनिंग मोमेंट, वाटरशेड मोमेंट भी इसको कह सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, और लैंडमार्क भी कह सकते हैं इसको, देख रहे हो आप। तो ये एक डिफाइन करने वाला मोमेंट था किसी चीज़ को, डिफाइनिंग मोमेंट फॉर जियो पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया। और क्या इसने डिफाइन किया कि अब इंडिया वो खिलाड़ी नहीं है कि यू विल कीप अटैकिंग एंड इंडिया विल कीप गिविंग यू प्रूफ्स, इंडिया विल रिटेलिएट बैक, ये चीज़ डिफाइन किया इसने। डिस्पाइट पाकिस्तान स्ट्रेनस डिनाइल्स, उसके पुरजोर मनाही के बावजूद, उसके पुरजोर डिनाइल के बाद, स्ट्रेनस, पाकिस्तान के स्ट्रेनस डिनाइल्स के बावजूद, इट वाज क्लियर देन एंड इट इज़ क्लियर नाउ, तब भी क्लियर था और अभी भी क्लियर है, दैट द अटैक हैड द क्लियर सैंक्शन ऑफ पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। मतलब कि इस अटैक को किसका पूरा छूट, क्लियर छूट मिला हुआ था? पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का मतलब पाकिस्तानी सरकार का और पाकिस्तान में जो जो एजेंसियां हैं उनकी। अ सेट ऑफ ऑब्जर्वर्स at that point wanted to make a distinction between the Pakistani government and terror based groups। कुछ जो ऑब्जर्वर्स थे जो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं उस पॉइंट पे एक डिस्टिंक्शन करना चाहते थे, बोलते क्या कहना चाहते थे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और टेरर बेस्ड जो ग्रुप्स हैं ये अलग अलग हैं, इनमें डिस्टिंक्शन है। बट while it is still at the charge sheet stage, the NIA investigation has shown that this is an artificial distinction and in fact there was a very high degree of synergy and coordination between the Pakistani military intelligence and terror groups based in Pakistan। जरा देखो कि कैसे लिखा है इसको। कुछ लोग तो कह रहे थे कि पाकिस्तान का गवर्नमेंट और टेरर बेस्ड ग्रुप्स में डिस्टिंक्शन है, बट हालांकि ये अभी भी चार्जशीट स्तर पे है। NIA की जांच यह दिखाती है, हैज शोन, उसने यह दिखाया है कि यह एक आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है, मनगढ़ंत डिस्टिंक्शन है, और वास्तव में एक बहुत हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन था, सिनर्जी था, सिंक्रोनाइजेशन था, किसके बीच में? पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस और टेरर ग्रुप्स जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं उनमें। इसलिए पाकिस्तान की सरकार और टेरर ग्रुप्स को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। It also shows that Pakistan was more than willing मतलब बहुत इच्छुक था। I am more than willing to do this, I am more than willing to help you, मतलब मैं हार्दिक रूप से आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो वो भी हार्दिक रूप से क्या चाहते थे? Escalate the situation with another terror attack। जो सिचुएशन पैदा हो गया था उस समय उसको और बढ़ा दिया जाए और भड़का दिया जाए एक और टेरर अटैक से। बट द बालाकोट रिटेलिएटरी अटैक, लेकिन इंडिया में जो बालाकोट में जो जवाबी कार्रवाई किया, फ्रेम डिप्लोमेटिकली एज प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, इंडिया ने जो ये जवाबी कार्रवाई किया इसको डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक से इसको, कूटनीति में इसका क्या नाम दे दिया? प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। जैसे किसी के मर जाने को आप कह देते हैं गुजर जाना, उसी तरीके से काम तो इसने अटैक का ही किया लेकिन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नाम दे दिया इसका। एंड द कंसर्टेड, एक तो इंडिया का ये चीज़ और दूसरा क्या? एंड द कंसर्टेड इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर। कंसर्टेड मतलब पूरे जोर शोर से, पूरे बल से, पूरे फोर्स से, और जब सारे तरह का फोर्स एक ही साथ एक दिशा में लगे तो उसको बोलते हैं कंसर्टेड। जैसे अगर हम लोग 4 लोग हैं, वी आर 4 पीपल और चारों अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो कंसर्टेड एफर्ट नहीं है। बट इफ़ वी आर 4 पीपल एंड वी आर ऑल वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन देन वी आर पुटिंग अ कंसर्टेड एफर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? कंसर्टेड इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर, पूरे दुनिया से डिप्लोमेटिक प्रेशर एक ही कंट्री पे लगने लगा, किस पे? पाकिस्तान पे। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? कंसर्टेड।
ठीक है ना। तो ये जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है और बालाकोट का जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक है, इसने क्या किया, मोबिलाइज्ड। अच्छा, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो पहले इसके बारे में बता रहा है कि जो डिप्लोमेटिक प्रेशर किसने मोबिलाइज़ किया था, अचानक से तो आ नहीं गया, अचानक से तो ये हरकत में आ नहीं, इंडिया ने मोबिलाइज़ किया हर जगह बता बता के। इसने क्या किया, फोर्स्ड रावलपिंडी टू बैक ऑफ। रावलपिंडी पाकिस्तान का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है, तो यहाँ रावलपिंडी को पाकिस्तान का मिलिट्री को सिंबलाइज कर रहा है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री को क्या करने पे मजबूर कर दिया, बैक ऑफ करने पे, पीछे हट जाओ। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इट्स स्मॉल स्टोरी, कि एक कर्नल साहब हैं, कर्नल ललित राय, मैं उनका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, कर्नल ललित राय, ओके। अ वेरी ब्रेव सोल्जर, अ वेरी ब्रेव ऑफिसर। कारगिल वार में काफ़ी बढ़िया काम किया इन्होंने, दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। गुरखा रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। इन्होंने अपने एक स्पीच दे रहे थे, कहीं एक कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी ये कहते हैं, पाकिस्तान के जनरल्स और वहाँ की मिलिट्री और वहाँ के लोग ये कहते हैं कि हम इंडिया पे 1000 साल तक अटैक करते रहेंगे। तो ये हमारे कर्नल साहब ने कहा, क्या कहा कि और मैं उनको कहता हूँ कि आप 1000 क्या 10,000 साल तक अटैक करते रहो और हम हर बार आपका मुंह काला करके भेजते रहेंगे वापस। सो दैट इज़ द मोरल ऑफ इंडियन आर्मी। तो ये चीज़ है पाकिस्तान के साथ। द इंटरनेशनल कम्युनिटी टुडे रिकॉग्नाइजेस पाकिस्तान हैज़ गिवन पैट्रनेज टू टेरर ग्रुप्स एंड सपोर्ट्स टेररिज्म एज ए स्टेट पॉलिसी। इंटरनेशनल कम्युनिटी मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे अमेरिका हो गया, जितनी भी जो कंट्रीज़ हैं वो आज ये फील करती हैं कि टुडे आज वो रिकॉग्नाइज़ करती हैं इस बात को कि पाकिस्तान ने पैट्रनेज दिया है टेरर ग्रुप्स को, आश्रय दिया है, पराश्रय दिया है, बढ़ावा दिया है टेरर ग्रुप्स को, और सपोर्ट करता है टेररिज्म किस रूप में, राज्य की नीति के रूप में। मतलब किसी देश का एक नीति होता है ना, उस नीति में टेररिज्म शामिल है। बट इट हैज़ वैसिलेटेड बिटवीन अपेजिंग इस्लामाबाद रावलपिंडी एंड पेनलाइजिंग इट इन अ समवट हाफ हार्टेड मैनर। देखो यहाँ इट किसके लिए बोला है, इस इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बोला है। अब जरा सच सुनो, इंडिया बहुत दिन से विक्टिम रहा है टेररिज्म का, और जब भी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोलता था तो इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती नहीं थी। लेकिन 9/11 का जो अटैक हो गया अमेरिका के, उसके बाद इनका थोड़ा सा चेंज किया है। तो यही बोल रहा है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ये वैसिलेट करते रहा है किस चीज़ में, किस चीज़ के बीच, इस्लामाबाद को अपीज़ करने से लेकर उसको सज़ा देने तक में। अपीज़ करना मतलब उसका तुष्टिकरण करना, उसको खुश रखना, और उसको सज़ा भी देने में किस तरीके से, हाफ हार्टेड मैनर, आधे अधूरे मन से उसको सज़ा भी देने का। तो इन दोनों चीज़ के बीच में इंटरनेशनल कम्युनिटी वैसिलेट करते रहा है, मतलब झूलते रहा है। ठीक है ना, ऐसे मैंने तात्पर्य निकाला है, मैंने वैसिलेट का मतलब नहीं देखा है कि एक तरफ तो हो गया क्या, इस्लामाबाद को ये अपीज़ कर रहे हैं, चलो इसको खुश करते हैं किसी किसी काम से, और एक तरफ इसको जब खुद पे लात पड़ती है तो इसको थोड़ा सा पेनलाइज भी कर देते हैं। तो इसी बीच में इंटरनेशनल कम्युनिटी वैसिलेट करता रहा है। पाकिस्तान रिमेन्स अ की सोर्स ऑफ ग्लोबल इनस्टेबिलिटी। पूरी दुनिया में जो अस्थिरता है, जंग और टेरर अटैक और ये सब, पाकिस्तान उसका एक की सोर्स है। एंड एनी कंट्री इंक्लूडिंग इट्स बेस्ट फ्रेंड चाइना, और कोई भी देश इसके बेस्ट फ्रेंड चाइना को इंक्लूड करके, विच वांट्स, जो चाहता है स्टेबिलिटी, मस्ट फोर्स पाकिस्तान टू एक्ट अगेंस्ट टेरर। कोई भी देश जो एक्टिव स्टेबिलिटी चाहता है वो पाकिस्तान को फोर्स करना चाहिए उसको टेरर के खिलाफ एक्ट करने के लिए। फॉर इंडिया द लेसन इज सिंपल। इंडिया के लिए लेसन जो है वो सिंपल है। इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी न्यू दिल्ली मस्ट नेवर लेट इट्स गार्ड डाउन, फॉर पाकिस्तान इंटेंट इज क्लियर। देखो जरा यहाँ फॉर का इस्तेमाल देखना। कहता है कि सिक्योरिटी के मामले में न्यू दिल्ली को अपना गार्ड कभी भी डाउन नहीं करना चाहिए, मतलब कभी भी स्लो या कभी भी केयरलेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिकॉज की जगह पे फॉर लगाया है, क्योंकि पाकिस्तान का जो नीयत है वह साफ़ है। और यहाँ न्यू दिल्ली किसके लिए लिखा है, इंडिया के लिए, जैसे रावलपिंडी किसके लिए लिखा था, पाकिस्तान के लिए। इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब इंडिविजुअल्स के टर्म्स में, लेटिंग अजहर गेट अवे इन 1999 आफ्टर द IC 814 हाईजैक हैज़ प्रूव टू बी एनॉर्मसली कॉस्टली। देखो 1999 में IC 814 इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन जो काठमांडू से उड़ा दिल्ली जाने के लिए,
ठीक है ना, उसको टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया। और ये जो मसूद अजहर का नाम आप सुनते हो, ये पहले जम्मू कश्मीर की जेल में बंद था, और वो उसके पैसेंजर्स को छोड़ने के लिए 4 टेररिस्ट को रिलीज़ किया गया और उनको कुछ पैसे दिए गए, तब जाकर वो प्लेन अफ़गानिस्तान से उड़कर नई दिल्ली आ पाया। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट घटना थी उस समय की। वी वर इन हाई स्कूल, तो ये था, उनको छोड़ना पड़ गया। हैज़ प्रूव टू बी एनॉर्मसली कॉस्टली, और ये जो छोड़ा है ये इनॉर्मसली कॉस्टली इंडिया को प्रूव किया, सिद्ध हुआ। सच एन एरर मस्ट नॉट बी रिपीटेड, सच एन एरर मस्ट नॉट बी रिपीटेड, ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं दोहराया जाना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी के टर्म्स में इंडिया मस्ट बी अलर्ट टू ज्वाइन चाइना पाकिस्तानी प्रोजेक्ट ऑफ अंडरमाइनिंग इंडिया, must be alert to the joint China Pakistani project of undermining India and counter it across platforms। देखो कहता है कि डिप्लोमेसी के टर्म्स में, मतलब डिप्लोमेसी के थ्रू, ठीक है ना, इंडिया और डिप्लोमेसी के फील्ड में इंडिया को अलर्ट रहना चाहिए। किस चीज़ से, किस चीज़ को लेकर अलर्ट होना चाहिए? अलर्ट टू किस चीज़? द ज्वाइंट चाइना पाकिस्तानी प्रोजेक्ट जो है इंडिया को अंडरमाइन करने का, नीचा दिखाने का, इंडिया को कम दिखाने का, एंड काउंटर इट अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, और इंडिया को इस प्रोजेक्ट को काउंटर करना चाहिए सारे प्लेटफॉर्म्स पे। देखो अक्रॉस का यूज़। सो गाइज, दिस वाज अबाउट द पुलवामा टेरर अटैक, द पाकिस्तान्स इंटेंट एंड एडवाइस टू इंडिया। ऑलराइट, इट्स ऑलरेडी 25 minutes, so that will be all in this course. Keep enjoying your life, keep learning and stay safe.